हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 493। और जिन लोगों ने इसके पीछे का एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वहां से जाके देख सकते हो। और जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो वेनरेबल सी होते हैं वो कहते हैं जो जीव ये है वो उस लड़के को प्रमोट करना चाहता है और उसे इलाइट बनाना चाहता है। और फिर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो वेनरेबल सी से पूछते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। और फिर जो वेनरेबल सी होते हैं वो कहते हैं कुछ भी नहीं। और उस लड़के ने उन दोनों एल्डर्स को मारकर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट गेन कर ली है और अब बहुत सारे एल्डर्स और वेनरेबल्स उस लड़के में इस सेक्ट का होप देख रहे हैं और उस लड़के ने बहुत सारी मेरिट्स को गेन कर लिया है। और अभी जो हम लोग कर सकते हैं वो है हमारे टाइम आने का इंतजार। और जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो भी सर हिलाते हैं। और फिर जो वेनरेबल सी होते हैं वो कहते हैं मुझे पता है जो जीव ये है वो मेरे हाथ की बैग के जैसा है और वो जू फैन को इसलिए ऊपर उठा रहा है क्योंकि वो जू फैन को डबल ड्रैगन गैदरिंग ज्वाइन करवाना चाहता है। और जब ये एक बार पास हो जाएगा तब जो जू फैन का स्टेटस होगा तब वो जीव ये के लिए भी खतरा बन जाएगा। और बस अभी हमें इंतजार करना होगा कि कब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे और तब तक कि हमें कुछ भी नहीं करना होगा। और जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो भी वेनरेबल सी की बातों से सहमत हो जाते हैं। और फिर हमें 1 घंटे बाद ग्रैंड हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी वो ये अपने थ्रोन पर बैठे होते हैं और वहाँ पर जितने भी एल्डर्स और वेनरेबल्स होते हैं वो सब भी वहाँ पर बैठे होते हैं। और जो 3 फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ थे वो लोग भी वहाँ पर थे। और जो जी वो ये होते हैं वो हंसते हुए कह रहे होते हैं आज कुछ मजेदार हुआ। और आज एक नए लड़के ने 2 ओल्डीज को रिप्लेस कर दिया। एक डिसिपल ने चैलेंज किया 2 इनर सेक्ट के एल्डर्स को और ये न्यू जनरेशन हमारे सेक्ट को बहुत ज्यादा आगे लेकर जाएगी और हमारे सेक्ट का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। और फिर जो इनर सेक्ट के ओल्डीज होते हैं वो कहते हैं हमारे इनर सेक्ट के 2 ओल्डीज मर गए और इनके लिए ये अचीवमेंट है और ये एक ह्यूमिलेशन से कम नहीं है। और दूसरी तरफ जो इलाइट लेबर ऑफिस के वेनरेबल्स और एल्डर्स थे वो लोग भी सेक्ट लीडर के साथ खुश थे। और फिर जो जीव ये होते हैं वेनरेबल सी को देखते हैं कि वो अभी भी शांति से बैठे हुए हैं तो फिर वो दोबारा से कंटिन्यू होते हुए कहते हैं अब तुम सबको ही पता होगा जू फैन के बारे में और मैंने सोचा है कि उसको डबल ड्रैगन गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अब किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए। और फिर जीव ये दोबारा से पूछता है क्या इससे किसी को प्रॉब्लम है। और फिर जो लेबर ऑफिस साइड के लोग होते हैं वो तेजी से चिल्लाते हैं नहीं। और जो इनर सेक्ट के लोग थे वो शांति से बैठे हुए थे, वो लोग सिर्फ वेनरेबल सी को देख रहे थे। और इस समय वेनरेबल सी एक स्टोन के जैसे थे। और फिर जो जीव ये होते हैं दोबारा से कहते हैं जो जू फैन है वो इलाइट बनना नहीं चाहता है और जू फैन रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो डबल ड्रैगन गैदरिंग को ज्वाइन करेगा इलाइट लेबर ऑफिस में रहकर। और ये जू फैन की कंडीशन है डबल ड्रैगन गैदरिंग को ज्वाइन करने के लिए। और ये सुनकर पूरा हॉल वहां पर चिल्लाने लगा और जो पूरा लेबर ऑफिस था वो जू फैन को सपोर्ट कर रहा था और दूसरी तरफ जो इनर सेक्ट था वो इसके पूरी तरीके से अगेंस्ट था। और फिर जो इनर सेक्ट के एल्डर्स और वेनरेबल्स होते हैं वो कहते हैं ये हमारे सेक्ट के सभी रूलों के खिलाफ है और वो सभी लोग इस चीज के पूरी तरीके से अगेंस्ट में थे। एक लड़का है मैंने देखा वो इसी तरह से एक्सप्लेन करता है, तो बताऊं क्या मैं भी इसी तरह से एक्सप्लेन करूं? सही बता रहा हूँ, तुमको बहुत मजा आएगी। और फिर तभी जो वेनरेबल सी होते हैं वो कहते हैं इनफ। और ये सुन के पूरा का पूरा हॉल साइलेंट हो चुका था। और फिर जो वेनरेबल सी होते हैं वो दोबारा से कहते हैं जो ये रूल्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग के लिए बनते हैं और ये जू फैन की रिक्वेस्ट है और मैं इसके लिए एग्री हूँ। ये सुनकर जो वहाँ के एल्डर्स होते हैं इनर सेक्ट के कहते हैं नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। और वो लोग बहुत ज्यादा शॉक में थे इंक्लूडिंग जी हुई है। और फिर वो लोग कहते हैं अब ये ओल्ड मैन आखिरकार क्या कर रहा है, क्या वेनरेबल सी आज सो करके बेड के उल्टे साइड उठे थे और आखिरकार ये जू फैन की साइड क्यों ले रहे हैं। और वहाँ पर जितने भी लोग थे लेबर ऑफिस की साइड या फिर हो इनर सेक्ट की साइड सभी लोग उस ओल्ड मैन को देख रहे थे। और फिर जो वेनरेबल सी होते हैं वो कहते हैं क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। और फिर वेनरेबल सी दूसरों की तरफ हंसते हुए कहते हैं कोई एक अंधा ही होगा जो जू फैन को नहीं देख पाएगा, जू फैन के टैलेंट को नहीं देख पाएगा। और डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमारे सेक्ट के पास बहुत ही अच्छा चांस होगा जू फैन की वजह से और हमें उसके रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं सब हटा देने चाहिए जिससे कि वो आसानी से डबल ड्रैगन गैदरिंग को ज्वाइन कर सके इन रूल्स को भी इंक्लूड करके। और ये सब सुन के जो जीव ये थे वो भी थोड़ा सा हैरान थे, वो बार बार अपनी पल के झपका रहे थे बस। और जो वेनरेबल सी थे वो सही भी थे और जो जीव ये होते हैं वो एग्री हो जाते हैं। जो डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए कैंडिडेट्स होंगे वो चूज किए जाएंगे इलाइट लेबर ऑफिस से और इसमें इनर आउटर एंड इलाइट एरिया भी कोऑपरेट करेगा। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है ये सब सही तो है पर हमें डबल ड्रैगन
गैदरिंग के लिए इलाइट एरियाज के डिसिपल्स को गाइड करना पड़ेगा। और आखिरकार कैंडिडेट्स लेबर ऑफिस से कैसे चूज किए जा सकते हैं और क्या हम लोग अभी भी अपने पोस्ट को होल्ड कर पाएंगे। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है जू फैन के उस गिफ्ट की वजह से ये उन्हें अपोज नहीं कर सकते थे और जी वुये ने उस लड़के के लिए प्लान किया था कि वो इसका टीम लीडर होगा स्टार्टिंग से। और जो इनर सेक्ट के ओल्डीज थे वो लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे। हालांकि वेनरेबल सी की नजर ने उन्हें बता दिया था कि उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है और अगर उनका बॉस साइलेंस है तो उन सबको भी उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और जो डिसीजन था वो पास हो गया था और ऐसे ही कुछ और डिटेल देने के बाद जो मीटिंग थी वो क्लोज हो गई। और फिर कोई हंसते हुए कहता है हा समय कितना बदल चुका है। एक सेक्ट का सबसे निचला पायदान सिर्फ एक लेबर ऑफिस और अब इसकी सेंटर बन चुका है। फिर भी वे सड़े हुए लेबर्स अभी भी मेरे डिसिपल्स और मेरी आवासों की सफाई कर रहे हैं। और क्या स्वीकार करना इतना कठिन है। और उस पक्ष ने अचानक से एक बंदर पैदा कर लिया। इसने इलाइट एरिया को भी चैलेंज कर दिया और अब पूरा सेक्ट उसे एक अपने आंखों के तारे के जैसे देखता है। और ये सेक्ट अपनी डिग्निटी को वापस लाना चाहता है डबल ड्रैगन गैदरिंग में। और मुझे लगता है कि अगर वो आपका शिष्य होता तो अब तक आप उसका दिखावा कर चुके होते। और हॉल से जाते समय सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, वेनरेबल्स और एल्डर्स। और सभी लोग जाने के बाद सिर्फ दो लोग बचते हैं, एक वेनरेबल सी और दूसरे जी वुये। और जी वुये वेनरेबल सी से पूछते हैं क्या दुनिया मेरा पक्ष में आने के लिए उल्टी हो चुकी है। और फिर जो वेनरेबल सी होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं हाँ। सेक्ट लीडर आप क्यों मजाक कर रहे हैं और मैं कब आपके खिलाफ गया हूँ। मैं सिर्फ सेक्ट के भलाई के लिए अगेंस्ट गया और मुझे आशा है कि सेक्ट लीडर मेरे पिछले कामों को नजरअंदाज करेंगे। और जो जुओ फैन है वो किसी भी चीज से परे है और उसके ऊपर कोई भी उम्मीद कर सकता है और वो हमारे सेक्ट को और ऊपर लेके जा सकता है। और जो जी वुये थे उसको एकदम शक की नजरों से देख रहे थे। और फिर जो वेनरेबल सी होते वो हंसते हुए कहते हैं अगर सेक्ट लीडर इतना ही है तो मैं जा रहा हूँ। और जी वुये ने इस टाइम कुछ भी नहीं बोला था। और फिर जो वेनरेबल सी थे वो एक स्माइल के साथ डोर को क्रॉस करने से पहले रुक जाते हैं। और वेनरेबल सी हंसते हुए कहते हैं हाँ। सेक्ट लीडर आप एक चीज के लिए एकदम सही थे, नए बूढ़ों को रिप्लेस कर रहे हैं बट जो इसकी चालान है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आज सेक्ट ने इसके लिए रूल चेंज किए हैं। कल शायद वो किसी की चेयर ले ले। फिर जी वुये चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। और फिर वेनरेबल सी मुस्कुराते हुए कहता है ये सिर्फ एक बूढ़े आदमी की बकवास है सेक्ट लीडर। फिर वेनरेबल सी दोबारा से प्रणाम करते हुए कहते हैं नए की जगह नए के आने से मुझे विश्वास है कि ये कितनी दूर तक जाएगा और पुराना कितना जर्जर हो जाएगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा। जी वुये जितना अधिक इसके बारे में सोच रहा था उतना ही उसने सेक्ट के अंदर जूफेन की शक्ति को जड़ जमाते हुए देखा। और सेक्ट मास्टर के कंफर्ट के लिए उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी। और फिर हमें दूसरी तरफ इलाइट लेबर ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे आउटर एंड इनर डिसिपल्स ज्वाइन हो रहे थे। और लेंगड़े इलाइट लेबर ऑफिस को इतना फेमस होने के लिए सिर्फ कुछ ही महीने लगे थे। और ये सब कुछ सिर्फ एक इलाइट लेबर ऑफिस के स्टीवर्ट जूफेन की वजह से हुआ था। जूफेन की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि कुछ लोग तो उसकी पूजा भी करने लगे। लेकिन जब लेबर ऑफिस उच्च जीवन का आनंद ले रहा था तब आउटर और इनर डिसिपल कूड़े में थे। ये सब कुछ जूफेन की ऑर्डर की वजह से हुआ था। और जो इलाइट लेबर ऑफिस थे वो लोग फ्लोर्स को साफ कर रहे थे और पूरा इंटायर सेक्ट फैन से पंगा नहीं लेना चाहता था। और फिर हमें दूसरी तरफ एक फूलदान को दिखाया जाता है जो कि किसी से टूट जाता है और उसके फ्लोर पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर जो कोई लैंग था उसने झाड़ू उठाई और उन पीसेस को साफ किया और एक कोने पर उदास होकर देखा और उदास होकर कहता है आपका फूलदान। और फिर जो कोई लैंग होता है वो कहता है क्या एक कल्टीवेटर इन सजावटी चीजों पर स्पिरिट स्टोन बर्बाद कर सकता है और तुमने मेरा मूड खराब कर दिया और अब तुम यहाँ से बाहर निकलो और अब मुझे यहाँ की सफाई करने दो। फिर जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है अरे नहीं वरिष्ठ कोई लैंग भाई यह मेरी गलती है, मैं तुम्हें ये कभी करने नहीं दूंगा। और फिर जो कोई लैंग होता है वो कहता है चुप करो, स्टीवर्ट जो ने हमें एक नौकरी दी और हमें इस सेक्ट को साफ करना है और क्या तुम मुझे काम करने नहीं देना चाहते हो और तुम मुझे पनिशमेंट दिलवाना चाहते हो। और फिर जो कोई लैंग से जो बात कर रहा था लड़का वो हवा के जैसे भाग गया और दरवाजे के बाहर जाकर घबराहट और चिंता से बस कोई लैंग को देख रहा था। जिस रूम में कोई लैंग था बस उस रूम से अजीब आवाजें आ रही थी। कोई लैंग वहाँ पर 15 मिनट से सफाई कर रहा था। फिर कोई लैंग तेजी से झाड़ू लेकर आगे बढ़ते हैं और उस लड़के से कहते हैं अब ये मुझसे नहीं होगा और अब जितना भी बचा अब तुम ही करो जाके और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर जो वो लड़का होता है वो भी कहता है थैंक यू सीनियर ब्रदर। कोई लैंग उसको झाड़ू पकड़ाकर वहाँ से चला गया। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और फिर हमें कोर्ट यार्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, वो आदमी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। वो आदमी वहाँ पर 7 दिनों से वैसे ही खड़ा था और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा थिक ऑरा निकल रहा था। और अगर उस ऑरा के इफेक्ट में कोई भी आ जाता तो ऐसा लग रहा था कि उस ऑरा से कोई भी फीवर करने लगता। और फिर वहाँ से कोई एक छोटा सा एल्डर पास होता है जिसकी वजह से वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। और जो आदमी वहाँ पर
खड़ा था उसके कान हिलने लगे और जो उसकी पलक थी वो कांपने लगी। फिर वो अपना सर घुमाता है और सर घुमाने के बाद कहता है, ओ एल्डर जुआन, आप वापस आ गए। फिर जो एल्डर जुआन होता है मुस्कुराते हुए कहता है, हा सर गुइहू, आपको मुझसे क्या काम है? आपको मुझसे कुछ चाहिए? और जो गुइहू था वो इस समय कुछ बोल नहीं रहा और वो अपने मन में सोचता है कि जो जू फेन और कुई लैंग थे उन्होंने कहा था कि जो ये आदमी है वो जितना दिखता है वो उससे कहीं अधिक है, पर जो गुइहू है वो समझ नहीं पाया कि कैसे। और अब मैं यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो सुनो। तो जो ये गुइहू था यहाँ पर 7 दिनों से एल्डर जुआन का इंतजार कर रहा था। अब जो है एल्डर जुआन यहाँ पर आ चुके हैं। जब गुइहू एल्डर जुआन को दिखता है उसको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता है कि ये ना ही तो ज्यादा पावरफुल है और ये बोन टेम्परिंग का कल्टीवेटर है। तो फिर आखिरकार जू फेन और कुई लैंग ने एल्डर जुआन के अंदर क्या ही देखा। और फिर वो दोबारा से जू फेन के वर्ड्स को याद करता है। जू फेन एल्डर जुआन की कितनी रिस्पेक्ट कर रहे थे और कितनी रिस्पेक्टफुली गुइहू को एल्डर जुआन के बारे में बता रहे थे। बट गुइहू अभी भी एल्डर जुआन से हेल्प मांगना नहीं चाहता था। बट वो दोबारा से जू फेन के शब्द को याद करता कि जू फेन ने क्या क्या कहा था। फिर जो उसकी जितनी भी बेचैनी थी सब दूर हो गई। और फिर गुइहू एल्डर जुआन से कहता है, एल्डर जुआन, मुझे जू फेन ने यहाँ पर भेजा है आपके पास। जू फेन ने मुझे एडवाइस दिया है कि मैं अपने हाइट के रास्ते के लिए आपके पास आऊं और प्लीज एल्डर जुआन आप मुझे इसके बारे में बताइए और मुझे इनलाइटन कीजिए। और गुइहू को एल्डर जुआन के सामने बोलने में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। और फिर जो एल्डर जुआन थे वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने मुझसे छोटी उम्र की बात करने के अहंकार पर काबू पा लिया। ये एक्ट तुम्हारे फ्यूचर में ग्रेट प्रोग्रेस लाएगा और इतने लंबे समय तक तुम्हारा जू फेन के पास में रहना, इसमें तुम्हारे अपने ही फायदे थे। और जो गुइहू होता है वो कहता है, इसका मूड कैसे बदल गया? और गुइहू इस समय हक्का बक्का था, मतलब कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये देख कर कि एल्डर जुआन ने इसी के प्रति अपनी सहजता खो दी और एकदम रहस्यमयी हो गए। और गुइहू को एल्डर जुआन की आंखें इतनी गहरी लग रही थी कि गुइहू को ऐसा लग रहा था कि वो किसी एक गहरे कुएं में डूबता जा रहा है। और गुइहू कहता है, आखिरकार ये बंदा है क्या? लेबर ऑफिस आखिरकार क्या क्या छुपा रहा है? और फिर जो गुइहू का दिल होता है वो और तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि जो एल्डर जुआन थे उनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा ऑरा निकल रहा था। गुइहू को एक मैजेस्टिक एयर का आभास हो रहा था। और जो गुइहू होता है वो उस ऑरा को देखकर कहता है, जो उसके मास्टर सी हैं और जो अदर वेनरेबल्स हैं वो भी इतना ज्यादा मैजेस्टिक ऑरा को नहीं रिलीज कर सकते जितना कि एल्डर जुआन कर रहे हैं। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं, हा बेटा गुइहू, अभी तुम छोटे बच्चे हो और मैं तुम्हें दुनिया का तरीका सिखाता हूँ। और फिर इतना कह के गुइहू और एल्डर जुआन वो दोनों ही लेबर ऑफिस के अंदर जाने लगे। और गुइहू एल्डर जुआन के ठीक पीछे था। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं उसको बहुत सारी दुनिया भर की बातें बताते हैं, वो सब जानना जरूरी नहीं है। अब हमें सेक्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है और उस हॉल में एक लड़का आता है। उस लड़के को जीवोये और जो बाकी लोग थे वो शांति से देख रहे थे। वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स थे उस लड़के के आने से के पैर कांपते हुए उनको महसूस हो रहे थे। और फिर जो लड़का होता है वो कहता है, तुम इन्हें डीमन स्कीमिंग सेट के इलाइट्स कहते हो? ये लोग एक भी हिट बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि गेस्ट सीट पे बैठा होता है और उसके बाल जो होते हैं काले होते हैं। वो ये सब कुछ देखकर हंस रहा था। इसके बगल में एक आदमी कहता है, थर्ड ब्रदर, क्या तुम्हें यकीन है क्या वो इसी डीमन स्कीमिंग सेक्ट से था? और फिर जो थर्ड ब्रदर होता है वो बिना किसी डाउट से वो सेकंड ब्रदर से कहता है, मैंने उन छोटे लोगों को उसे स्टीवर्ट जू नाम से कहते हुए सुना है। फिर जब पूरा हॉल उसका नाम सुनता है वो सब लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या वो सातिर लड़का? और फिर जो थर्ड ब्रदर होता है वो कहता है, वो गुंडा कहाँ है? कायरो की तरह छुपना बंद करो और मेरे दूसरे भाई से लड़ो। और फिर जो एल्डर सी होते हैं वो अपनी नाक पकड़ते हुए कहते हैं, जो वो काले बालों वाला आदमी था तो उसका नाम एल्डर मो। वेनरेबल सी वेल्डर मो से कहते हैं, आप मिडल 3 सेक्ट से हो सकते हैं लेकिन खुद को इसमें शामिल करने के लिए कोई भी मजबूत रीजन नहीं है। मैंने आपको एक बार कहा था और मैं इसे फिर से कहूंगा, ये एक सेक्ट है और कोई क्लैन नहीं है जिसमें स्टीवर्ड हो, और आप हमारे वेनरेबल्स और एल्डर्स में से क्यों नहीं चुनते? और फिर जो एल्डर मो होता है वो कहता है, मैं यहाँ पर अपने डिसिपल्स की फाइट कराने के लिए आया हूँ, जिससे कि हमारी दोस्ती और गहरी हो सके, आगे बढ़ सके। और ये एल्डर्स के साथ कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सब सुन के जो वेनरेबल्स और एल्डर्स थे वे सब उदास हो गए और जो जीव ये था बस एल्डर मुंह की तरफ घूरते हुए देख रहा था। यहाँ पर जो बोल रहा है उसका नाम नहीं लिखा तो वो कहता है, ह्यूमन सोल सेक्ट का उन पर स्टेटस हो सकता है बट ये टियानियो के 3 सेक्ट्स में से एक गार्डियन सेक्ट था और कोई ठग नहीं जिसे वे डरा सके। और फिर जो जीव ये होते हैं वो डिसिपल से कहते हैं, तुम लोग खड़े क्यों हो और तुम लोग पहले से ही अंदर आ जाओ, और तुम लोग ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो कि तुम लोग पहले से ही हार चुके हो, और अगर तुम लोग ऐसा एक्ट करोगे तो फिर तुम्हारी लाइफ लाइन पर आ जाएगी। और जो डिसिपल्स थे उनका बस इस समय रोने का मन कर रहा था कि वो लोग अभी रो देंगे। और जो वहाँ पर लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं, ये कौन से ही इलाइट डिसिपल्स हैं, सारे अच्छे डिसिपल्स तो सारे लेबर ऑफिस चले गए और ये कभी भी फाइट नहीं कर
कर पाएंगे डीमन सोल सेक्ट से। और फिर जो थर्ड यंग मास्टर हैन होता है वो उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है तो ये पीक टैलेंट है डीमन स्कीमिंग सेक्ट के। अब मैं तुम्हें यहाँ पर एकदम शॉर्ट में बताता हूँ क्या हुआ है, ठीक है। तो देखो जो ये दोनों भाई होते हैं सेकंड एंड थर्ड ब्रदर, वो लोग इन डिसिपल्स का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। और फिर तभी वहाँ पर 3 डिसिपल्स आ जाते हैं लाइट लेबर ऑफिस के, की चेंगलॉन, बाई लियान और ली जू। और फिर इनकी आपस में बहस होती है। तो फिर जो की चेंगलॉन होता है वो इन पर सबसे पहले अटैक करता है, मतलब कि सेकंड ब्रदर के ऊपर, सेकंड मास्टर ऑफ हैन के ऊपर। और जो सेकंड मास्टर ऑफ हैन होता है उसको कुछ भी नहीं होता है उसके अटैक से। और फिर वो उनका मजाक उड़ाता है और फिर वो सेक्ट लीडर से भी कहता है हमारे यहाँ पर कोई भी अच्छा डिसिपल नहीं है। जो हैन था वो रेडियन स्टेज के 8th लेयर पर था और जो की चेंगलॉन था वो रेडियन स्टेज के 9th लेयर पर था। तब भी उसके अटैक से, मतलब कि की चेंगलॉन के अटैक से उस सेकंड ब्रदर को कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो उससे एक लेवल छोटा भी था। तब भी उसके अटैक को आसानी से डॉज कर दिया। और फिर जो की चेंगलॉन था वो भी हैरान हो चुका था कि एक उससे छोटा कल्टीवेटर जो कि उससे एक लेयर छोटा है वो उसके अटैक को कैसे डॉज कर सकता है। मतलब डॉज नहीं किया था, मतलब ब्लॉक किया था, वो कैसे ब्लॉक कर सकता है। और फिर जो सेकंड ब्रदर होता है वो कहता है, वही सेकंड मास्टर ऑफ हैन कहता है कि तुम मुझसे एक लेयर ऊपर होने के बाद भी मुझसे कमजोर हो। और हाँ, जो ये तीनों थे की चेंगलॉन, बाई लियान और लूजी, वो तीनों लोग यहाँ पर झाड़ू लेकर आए थे, मतलब कि यहाँ पर कहीं पे साफ सफाई करने जा रहे थे। फिर यहाँ पर इनकी लड़ाई हो गई थी इससे। और जो सेकंड मास्टर ऑफ हैन होता है वो कहता है ये तीनों हैं वो बेस्ट टैलेंट है यहाँ के, तभी तुम लोग इन्हें लेबर ऑफिस में रखे हो, इसीलिए तो तुम लोग कुछ कर नहीं पाते हो डबल ड्रैगन गैदरिंग में। तुम लोग अपने डिसिपल्स को, जो अच्छे डिसिपल्स है उनको तुम लेबर ऑफिस में रखते हो। और अब कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये मैं लाइन बताना भूल चुका। और फिर जो थर्ड ब्रदर होता है वो कहता है, मतलब कि थर्ड मास्टर हैन कहता है अगर ये तीनों साथ में भी अटैक करें तब भी हमारे सेकंड ब्रदर को नहीं हरा पाएंगे। जो जीव ये थे उनको भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था इस टाइम पर कि वो लोग दूसरे सेक्ट के होकर के उनके सेक्ट में आकर भी उनका ही मजाक उड़ा रहे थे। वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके जो डिसिपल्स थे इतने स्ट्रांग नहीं थे। फिर जब जो सेकंड मास्टर था उनका मजाक उड़ा रहा था तो फिर जो वो तीनों होते हैं की चेंगलॉन, लियू जो और बाई लियान, तीनों लोग साथ में मिलकर एक पावरफुल अटैक करते हैं जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होता है। इस समय सबको लग रहा था कि इस अटैक से तो वो बिल्कुल नहीं बच पाएगा, कि वो इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता। और वो रेडियन स्टेज के सिर्फ 8th लेयर पर था और कोई भी एक रेडियन स्टेज के 7th लेयर का होकर भी इस अटैक को नहीं झेल पाएगा क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उन तीनों ने मिलकर साथ में किया था। वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सब ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। जैसे वहाँ से जब धूल मिट्टी उड़ती है तो जो हैन होता है, सेकंड मास्टर होता है, वो वहाँ पे खड़ा हुआ था बीच में और उसको कुछ भी नहीं हुआ था। और ये देखकर वहाँ पर जितने भी एल्डर्स और जितने भी डिसिपल्स थे सब हैरान हो चुके थे। जो ये अटैक था वो थर्ड यंग मास्टर को लगा था। तो जो थर्ड यंग मास्टर होता है उस अटैक के बदले वो अपने हाथों से एक साइन बनाता है जिससे उसके आसपास ब्लैक कलर की एनर्जी आने लगती है। फिर जो थर्ड यंग मास्टर होता है वो कहता है वासी अर्थ रैंक मार्शल आर्ट घोस्ट चेजिंग शैडो। और फिर थर्ड यंग मास्टर के पास बहुत सारे ब्लैक फिगर अपीयर होने लगते हैं और फिर वो ब्लैक फिगर जो होते हैं वो उन तीनों पर अटैक कर देते हैं और जो वो फिगर्स होते हैं वो उड़ सकते थे और उसका एडवांटेज लेकर उनके जो हेड्स होते हैं उनको ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और उन तीनों को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। और जो तीसरा यंग मास्टर था बहुत ही ज्यादा गर्व से मुस्कुरा रहा था। और जो थर्ड यंग मास्टर था वो उन तीनों की ही सूल को क्रश करना चाहता था। और जो वेनरेबल भाई होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जो वेनरेबल की थे वो भी बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए थे क्योंकि उन दोनों के ही वो पोता पोतियां थे। और जो एल्डर मुंह थे वो ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा एविल स्माइल दे रहे थे और वो ऐसे ही एविल स्माइल करते हुए कहता है क्या वेनरेबल्स और एल्डर्स इंटरफेयर कर सकते हैं डिसिपल्स की फाइट में? और क्या डीमन स्कैमिंग सेक्ट इतना बेसिक सा रूल नहीं जानता है? और जो एल्डर मुंह होता है वो ये सब कुछ जीवोये से कह रहा होता है। और जो वो दोनों ही वेनरेबल्स थे वही वेनरेबल की एंड वेनरेबल भाई अपनी आंखों से जीवोये को देख रहे थे और आंखों ही आंखों में जीवोये से विनती कर रहे थे। पर लेकिन जो जीवोये थे वो चुप थे क्योंकि उनके लिए जो सेक्ट की रिपुटेशन थी वो सबसे ऊपर थी, यहाँ तक कि उनके सबसे अच्छे डिसिपल से भी ऊपर थी। और जो वो दोनों वेनरेबल्स थे वो दोनों ही अपने फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा पेन में देख रहे थे, दर्द में देख रहे थे और वो तीनों ही डिसिपल्स अपनी अपनी सोल्स को खोने वाले थे। और जो उनके नाखून थे उनकी हथेलियों से कट चुके थे और उनकी हथेलियों से खून निकलने लगा था। और जो सेक्ट जितना ही डिमोनिक होता है और उस सेक्ट में रूल्स भी उतने स्ट्रिक्ट होते हैं और वहाँ पर कोई भी रूल्स को वायलेशन नहीं कर रहा था और कोई भी अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं बचा रहा था या फिर को बचा नहीं सकता था और अब उनका मरना तय था। फिर वहाँ पर फिर से एक और धमाका होता है और एक काले और चमकीले कपड़े पहने हुए एक फिगर धमाके के साथ हॉल के बाहर निकल गया और उसके शरीर से खून बह रहा था। हालांकि वो अभी तक मरा नहीं था। और जो लड़का बाहर गिरा था उसके सामने एक ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए और अपने मुंह को फुलाए हुए एक आदमी खड़ा था और वो अपने आसपास के डिसिपल्स
पर देखते हुए कहता है ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और जो अगला एपिसोड है वो दूसरे चैनल पर आएगा। तो उस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज मैंने 4 चैप्टर्स को पूरे एक्सप्लेन किया और कल मैं 598 पर था। आज मैंने एक्सप्लेन किया है 604 तक। तो फिर अब कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जो जू फैन है उन सब की कल बैंड बजा देगा।